चलिए ये भी बड़ा इनका अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। अच्छा इसका मुझे बताएंगे ये किनका क्वेश्चन था, जरा बोलिएगा। जी सर 0/0 फॉर्म वाला। हाँ ये आपका था बेटा सवाल। यस सर, सुफियान यासिन। अच्छा सुफियान अब्बास, एक पिज्जे के आपने ना 5 हिस्से यस किए सर। पिज्जा के, जी सर। और सुफियान को मिले हैं 3/5। कितने हिस्से मिले हैं? 3/5। ये 3/5 का ये मतलब है कि पिज्जा के या किसी भी चीज के 5 हिस्से बना लिए जाएं और उसमें से 5 इक्वल हिस्से कर लिए जाएं और उसमें से उठा के कितने दे दिए जाएं सुफियान को। जी 3 सर। हाँ 3 आपको दे दिए जाएंगे, और जो बाकी बचते हैं वो आपके छोटे भाई को, चलें उसका नाम अली सपोज कर लेते हैं, बाकी वाले जो हैं वो किसको दे दिए जाएं? 5 में से 2 हिस्से उसको दे दिए जाएं। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर है? सर। यस सर। अब इसको देखिएगा, अब हिस्से कितने करने? 5। नहीं अब जो मैंने लिखा है अब देखिए, हिस्से पहले बनाने होते हैं जितना डिवाइजर होता है, किसी भी चीज के पहले इक्वल हिस्से बनाने होते हैं। यस सर। और फिर उसके हिस्से निकालने होते हैं, ऊपर 5 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, कितने निकालने हैं। जैसे ये रिसेंटली कुर्बानी की थी तो हमने 7 हिस्से बनाए थे इक्वल, 7 ही बनाए थे ना बड़े यस। जानवर के। यस सर। यस। तो फिर हर किसी को डिवाइजर में 7 आएगा, फिर अगर किसी ने 2 हिस्से डाले हैं तो उसको 2/7 मिलेगा, अगर किसी ने 3 हिस्से डाले थे तो 3/7 मिलेगा, यानी कि 7 में से 3 हिस्से उसको दे देंगे। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बताइएगा कि एक जानवर आपने काटा है, उसके आपने कितने हिस्से करने हैं बेटा? 0 हिस्से। कितने हिस्से करने? 0। 0 हिस्से करने, 0 हिस्से में तकसीम करना है उसको। जी कितना कितना गोश्त का टुकड़ा हो जाएगा? चलें गोश्त के टुकड़े कितने बनेंगे ये बता दें। एनीवन फ्रॉम द क्लास? जी सर जब 0 फॉर्म दी हुई है इसका मतलब है कि जो 0 है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। नहीं उसको छोड़े, मेरा ये सवाल है, आपके पास एक पेज है, आपके पास एक ना कॉपी का पेज है, ठीक है? यस सर। उस कॉपी के पेज के 2 हिस्से करें। यस सर। उस कॉपी के 2 हिस्से कर दें, एक हिस्सा उठा लें, तो इसका मतलब आपके पास ये है 1/2 कि आपने 2 हिस्से किए, एक उठा लिया, 2 बराबर हिस्से किए। ठीक है, फिर आप 3 बराबर हिस्से करें 1/, या जितने भी उठाने। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हिस्सा बिल्कुल ही छोटा किया हुआ है आपने, कितना हिस्सा किया हुआ है? बिल्कुल छोटा। 0। डिवाइजर में 0 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 0 इक्वल पार्ट्स। उस पेज को आप फाड़ते जाएं, फाड़ते जाएं, फाड़ते जाएं, फाड़ते जाएं। कि 0 पे डिवाइड का क्या मतलब है कि उसके हिस्से बनाने हैं 0।
उसका 0th पार्ट देखना है कितना है। देख सकते हैं आप कितने हिस्से हो जाएंगे उसके, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर किसी भी यस पेज को आप फाड़ें, पेज को इतना फाड़ना है कि वो उसके उसका हिस्सा 0 बच जाए, फाड़ते फाड़ते 0 बच जाए, मतलब वो पेज बचे ही ना, कितने हिस्से हो जाएंगे? इनफाइनाइट। और यही है बेटा, जब हम किसी चीज को 0 पे डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को 0 पे डिवाइड करते हैं, तो इनफाइनाइट हिस्से बनते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने गोश्त की एग्जांपल दी, गोश्त का आपने काट काट के कीमा भी बना लिया, फिर भी उसका 0 पार्ट नहीं बना, वो 0 नहीं हुआ। तो इसलिए समथिंग ओवर 0 इज वेरी वेरी लार्ज नंबर विच इज कॉल्ड इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो बहुत बड़े हिस्से बन जाएंगे, बहुत ज्यादा हिस्से बन जाएंगे उसके। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था 0 डिवाइडेड बाय 0। तो इसको भी मैथमेटिशियंस ने कहा, वो चीज तो समझ में आती है कि किसी चीज के काफी सारे हिस्से कर दिए, 0 0 आ गया, 0 यानी कि बहुत ही छोटा पार्ट हम उसका उठाना चाहते हैं उस चीज का, उसको 0 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटा पार्ट बन जाएगा वो। अच्छा, अब ये 0 है, इसका भी मैथमेटिशियंस को अभी पता ही नहीं चला कि कितने किस तरह से, जैसे इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट का नहीं पता चला, इसका भी अभी नहीं पता। हाँ, एक आइडिया ये है कि 0 के ही हिस्से करने हैं और 0 ही करने हैं, किसी और के करते हैं तो वो इन्फिनिट होते। अब चीज खुद एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके पार्ट्स करने हैं 0। कोई चीज खुद 0 है, मिसाल के तौर पे आपके पास गोश्त है भी नहीं और उसी के आपने पीसेस बनाने हैं जब है ही नहीं है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में डेल कहता है इस तरह की भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लिमिट के आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह। तो कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे बेटा, कन्वर्जेंस फाइनाइट आंसर आ जाएगा तो हम कन्वर्जेंट कह देंगे। ये देखें, बज़ाहिर इसका आंसर आ रहा है लिमिट इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, इस पे डेल लगा दें, डेल लगा के आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रही है। ये देखें, ये भी इनफाइनाइट, एन एन की पावर इनफाइनाइट, और अगर एन को रूट में लिख लें 1 ओवर इनफाइनाइट 0, तो पहले तो इन्फिनिट की पावर 0 बन रही है इसकी लिमिट। इसकी लिमिट को अगर देखें ना बेटा, इस सेकंड वाली को, इसकी लिमिट आ रही है, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो पहले तो इसका बनेगा n, अगर रूट को हम उधर ले जाएं n रेज टू द पावर 1 ओवर n रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n, ऐसा ही है ना। अब इसमें अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो n जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे इन्फिनिट सब्स्टिट्यूट करें, इन्फिनिट रेज टू द पावर 1 ओवर इन्फिनिट, 1 ओवर इन्फिनिट हम पता चल गया कि 0 हो जाता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, इनफाइनाइट रेज टू द पावर। अब इसका भी नहीं पता, इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको भी बेटा उसी तरीके से पहले पावर में जो वेरिएबल अपीयर हो रहा है उसको नेचुरल लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। लेकिन इसका आप डायरेक्ट याद कर लें कि इसका तो यही अंडर रूट हो, वेरिएबल का अंडर रूट हो और अंदर भी वेरिएबल हो, वही इसकी जितना रूट है, तो सीक्वेंस लिमिट विल बी 1। अच्छा, उसके बाद है x अप्रोचेस x रेज टू द पावर 1 ओवर n। अब दो वेरिएबल्स आ गए हैं x भी और n भी, तो हमने तो लिमिट n के कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है।
तो 1/n 0, 1/∞ 0, x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर है। और ये वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की लिमिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन काफी दफा, इसको देखिएगा बेटा। क्वेश्चन ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जी। an कितना दिया हुआ है इसने? an दिया हुआ है x रेज टू द पावर, इसमें बेटा अब 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दूं, लिमिट x अप्रोचेस सॉरी n अप्रोचेस टू, किस पे लेनी है हमेशा लिमिट? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an is equal to limit n tends to infinity। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इंफिनिटी तो फोल्डेबल है, इंफिनिटी आंसर आ जाए तो मान लिया करें। आप तो फौरन मान लेंगे कि इसका आंसर क्या आ गया। यहाँ पे इक्वल टू, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, x की पावर कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। नंबर की पावर इंफिनिटी हो या किसी फिक्स्ड नंबर की पावर इंफिनिटी हो तो हम आइडिया कर सकते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। लेकिन अगर अननोन की पावर इंफिनिटी हो, मिसाल के तौर पे आपके पास इसकी इंफिनिटी है पावर 0.1 की, और जो है इंफिनिटी है, इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना आएगा? पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? जी आसिफ तार साहब बताएंगे, वो भी मौजूद है मीटिंग में। आपका माइक ऑन कर दिए। जी सर। जो एफएससी को पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा? 0.1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। जी अनडिफाइंड सर। और कोई बता दे, अल्लाह का बंदा या बंदी। अच्छा, मोस्ट आंसर्स आ रहे हैं अनडिफाइंड। लेट वी चेक। इनफिनिट को आप क्या क्या लेते हैं? इनफिनिट इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, यही कहते हैं ना? चलें, इसका आपके पास कैलकुलेटर होगा या मोबाइल होगा, इसका स्क्वायर लेके बताएं पहले कितना आता है इस नंबर। जल्दी से मुझे बताते जाएं या टेक्स्ट में लिखते जाएं। स्क्वायर फिर क्यूब ले लें। 0.01 0.01 आ गया ना? अभी पावर 2 ली, इसका क्यूब ले लें, ये आ गया 0.01। नंबर बड़ा हो गया छोटा हो गया? 0.001 से छोटा होता जा रहा है। 0.01 और पावर 4 ले लें, ओके 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. हो सकता है एक 0 और बढ़ जाए, पता नहीं अब कितना आ रहा है। चलें 5 लेंगे तो
चलिए मैं ऐसे आइडिया से लिख रहा हूँ, आपने इसको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और अगर आप बहुत बड़ी पावर्स करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, पावर कितनी कर देते हैं बढ़ा के, उसकी कितना आंसर आएगा आप तो बता दें। ओके, 0 की तरफ चला जाएगा। नहीं समझ आ रही बात? तो जब भी किसी अननोन वेरिएबल की पावर इन्फिनिटी हो, ये गौर से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी अननोन वेरिएबल की पावर इन्फिनिटी हो तो आपने इन्फिनिटी नहीं लिख देना आंखें बंद करके। अब हो सकता है वो पॉइंट्स में हो, पॉइंट्स वालों की जब भी आप पावर्स बढ़ाते जाते हैं वो और छोटे होते जाते हैं, 0 की तरफ कन्वर्ज करते जाते हैं। अब हमें x की पावर्स का ही नहीं पता। अब अगर इसके साथ ये लिखा हो कि x इज ग्रेटर देन 1, इस सीक्वेंस के साथ क्या लिखा हो, x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़े नंबर दे रहे हैं, 1 से बड़ों की पावरें भी बड़ी होती जाएंगी और नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर वो कह दे कि x की पावर, x जिसकी आप पावर्स ले रहे हैं वो 0 लेस देन x, x लेस देन 1, x की जो वैल्यूज है वो यहाँ है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी पावर जितनी मर्जी बड़ी कर लें, उस सीक्वेंस के आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, 0 की तरफ। तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी फॉर 0 लेस देन x। जब जब x एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें दो वेरिएबल्स रोल प्ले कर रहे हैं। हम तो अभी एक से छुटकारा नहीं हासिल कर पाए थे, n से। अब कौन आ चुका है, x। तो x को भी साथ ही साथ कंसीडर करना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी वजह से हो सकते हैं। ये खास किस्म की सीक्वेंस है और पेपर में अगर आ जाए तो आंखें बंद करके इसको डाइवर्जेंट नहीं कह देना, पहले इसकी चेकिंग करनी है। अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए पूछा हुआ है, ये लेस देन -1 के लिए पूछा हुआ है, x ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1, तो ये डाइवर्ज करेगी। और अगर -1 से +1 तक x की वैल्यूज देते हैं तो ये कन्वर्ज करेगी। तो 5 पे चलते हैं। 5 तो आपकी एफएससी वाली है, इसमें भी x अपीयर हो रहा है वो, लेकिन कहता है x जो मर्जी पुट कर ले उससे इस सीक्वेंस की। सर ये क्वेश्चन 3 और 4 की दोबारा एक दफा स्टेटमेंट बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। 3 और 4, ओके। चलिए 4 तो मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। 4 जस्ट आप स्टेटमेंट बता रहे थे ना कि अगर x ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा तो। हाँ अच्छा, इसकी शक्ल को देखें, मैंने जैसे बताया था ना वहाँ व्हाइट बोर्ड पे जाके देखेंगे। चले इसको वहाँ ले चलते हैं, वहाँ भी आपको समझ आ जाएगी। इस सीक्वेंस को उठा के वहाँ ले जाते हैं सारी। यहाँ व्हाइट बोर्ड छोटा है, वहाँ पे इसको ये बेटा हमारे पास है सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, फार्मूले पे अगर नजर डालें, ये हमने x को मैंने फिक्स किया हुआ है, x को फिक्स किया हुआ है 0 और 1 के दरमियान, 0.1 लिया हुआ है ना।
x को बेटा मैंने कितना लिया हुआ है, चले ये फार्मूला समझ ले, इस तरह से है, फार्मूला ही चेंज कर दो। x का एक कुछ वक्त के लिए किस्सा ही खत्म करते हैं, x से कंफ्यूज हो रहे हैं ना। अब देखते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास, जी। तो a1 कितना आ गया, 0.1 खुद आ जाएगा। a2 कितना आ गया, a4 कितना आ गया, a5 कितना आ गया। जी सुफियान, ये इसका रवैया आप देख रहे हैं कि ए एन, यस सर। हम क्या क्या लिखूंगे, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन कहाँ पे जा रहे हैं, 0 जीरो की तरफ जा रहे हैं। इसको डायग्राम में ला के देखें, जैसे हमने वहां पे डिस्कशन की थी, इस तरह से देख सकते हैं कि ये तो थी डोमेन वाली और ये, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमने नेचुरल नंबर दिए, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, लेकिन सारे के सारे आंसर्स किसकी तरफ जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे ही है ना, 0 की तरफ जा रहे हैं ना सारे आंसर ए एन के। यस यस सर। हम एन को लार्ज कर ही जा रहे हैं, डोमेन को बड़ा करते जा रहे हैं, और रेंज कितनी होती जा रही है, छोटी भी होती जा रही है और 0 की तरफ भी जा रही है। तो इस वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए 0 पॉइंट कितना रखा था हमने, 1 रखा था। 0 पॉइंट कितना रखा हुआ है, 1। 1। अब यहाँ पे कुछ वक्त के लिए आप 2 रख दें और फिर देखें मजा क्या आता है। सीक्वेंस वही है, फार्मूला वही है, 2 रखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। तो 2 से क्या हो जाएगी, ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी, फिर 2 की पावर्स होना शुरू हो जाएंगी, और जब 2 की पावर्स होना शुरू होंगी तो ये जो एरो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसने अपना रास्ता बदल के कहाँ जाना शुरू कर देना है। डोमेन ने तो जाना ही जाना उधर है, इसने कहाँ जाना शुरू कर देना, रेंज ने इंफिनिटी की तरफ। तो हम इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, और x ग्रेटर देन 1, जब जब आप x ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा, यानी कि इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे -1 लेस देन x लेस देन 1, तो ये सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज कर। ये बड़ी खास किस्म की सीक्वेंस है, इस पे आपको बड़ा नजर रखनी पड़ेगी। इसको दूसरे लफ्जों में वो क्या कहता है, मॉडुलस की अगर प्रॉपर्टीज लगा दें इस पे, तो यही था ना, इसको अगर इकट्ठा करके लिख दिया जाए, x की इन वैल्यूज के लिए ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, बाकियों के लिए डाइवर्ज कर रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब x आ रहा है
जब सीक्वेंस में x भी आ रहा है और n तो है ही है, तो फिर उसकी लिमिट और उसकी कन्वर्जेंस सारी की सारी डिपेंड करेगी x पर। x पर उसकी डिपेंडेंस आ जाएगी कि x आपने कितना किया होगा। क्लियर है? इसी तरह 3 में है कि x को पॉजिटिव रखेंगे तो ये कन्वर्ज करेगी, वरना डाइवर्ज करेगी। तो ये छठी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी दफा पेपर्स का हिस्सा बनी। x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। कहते हैं इसके प्रूफ्स आपने देखने हैं तो बुक के एंड पे देख लीजिएगा, अपेंडिक्स नंबर 4 कि किस तरह से उसने किया हुआ। चले ये इसकी एग्जांपल 10 है। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे ही हमने आज के 2 लेक्चर्स लगा दिए। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि हर अगली टर्म बड़ी होती जाए तो हम उसे कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये सारी सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वैसे तो हम सारे इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। यही ले लेते हैं 1 ओवर n, आसान सी ले लेते हैं। a1 कितना आ जाएगा बेटा? 1। a2 कितना आ जाएगा? 0.5। a3 आ जाएगा 0.3। a4 आ जाएगा 0.25। सो ऐसा हो रहा है या नहीं? a4 आ जाएगा 0.25। बढ़ते जाएं, आगे चलते जाएं। वैसे ये बाहर क्या लग रही है आपको? कन्वर्जेंट लग रही है या डाइवर्जेंट? पार्टिसिपेंट में से कोई भी बता दे। अब जितनी बहस हम कर चुके हैं, इसकी तो शक्ल देख के पता चल जाना चाहिए आपको कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। जी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फिर कन्वर्ज भी बता दें किसकी तरफ बढ़ रही है, ये किसको कन्वर्ज कर रही है? हाँ, 0 की तरफ बढ़ रही है। ओके, वेरी गुड। ये तो चलें चीजें क्लियर हो गई हैं, उसकी शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रही है। ओके, अब हम बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, चले इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा आंसर बताइएगा कितना आता है। सबसे बड़ा आंसर इसमें n आप अपनी मर्जी का पुट करते रहें, सबसे बड़ा आंसर मुझे बता दें टेक्स्ट में कितना आता है। बड़े से बड़ा आंसर, हाँ, इसका सबसे बड़ा आंसर आता है 1। ऐसी सीक्वेंस, अब मैं डेफिनेशन आपको करने जा रहा हूँ बाउंडेड सीक्वेंस की। एक ऐसी सीक्वेंस जिसका आपको बड़े से बड़ा आंसर पता चल जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि इससे बड़ा आंसर इसका कोई नहीं आ सकता। n जितना मर्जी लार्ज पुट कर लें, n जितना मर्जी बड़ा पुट कर लें, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, n जो मर्जी पुट कर लें, इस नंबर से बड़ा आंसर इसका नहीं आ सकता। आप इस सीक्वेंस को देख भी सकते हैं। जब बेटा आप ये पता चलाने में कामयाब हो गए कि इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता इस सीक्वेंस का, तो वो कंफर्म है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है।
जब आपको सीक्वेंस का सबसे बड़ा आंसर पता चल जाए, वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? बाउंडेड। अब मुझे जल्दी से बता दें, ये वाली सीक्वेंस जो अभी हमने की थी, ये सीक्वेंस बता दें बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। इसका सबसे बड़ा आंसर पता चल रहा है। एन को वेरी करते जाएं जल्दी से, जल्दी जल्दी क्विकली बता दें कि एन को वेरी करने से कहाँ जाता है। शुमाइला ने अच्छा आंसर दिया इसका, ये अनबाउंडेड है, क्योंकि जब हम एन को लार्ज कर रहे हैं तो आंसर्स भी कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हैं। जब एन खुद इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है तो वो आंसर्स भी कहाँ जा रहे हैं? इसका फार्मूला ही कुछ ऐसा है ना। अच्छा, उसके ऊपर साजिद अली का क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा आंसर 1 है। साजिद अली, आपके सवाल का पहले आंसर दे रहा हूँ। देखें कि 1/n करें, एक तो फार्मूला डिसाइड कर देता है उसके आंसर को, और कुछ सीक्वेंस की डोमेन जो है, साजिद अली आपने जो ये n देने हैं ना, n ये कहाँ से उठा के देने हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। जब आपने डिवाइजर में देने ही 1 से बड़े आंसर हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऊपर 1 ही है। देखिए इसके फार्मूला पे थोड़ा सा गौर करें, ऊपर 1 ही है, डिवाइजर बड़ा होता जा रहा है हर बार, हर अगली टर्म में डिवाइजर बड़ा हो जाता है। और आपको पता है जब डिवाइजर बड़ा हो और ऊपर वाली रकम फिक्स रहे तो आंसर छोटे होते जाते हैं उस आंसर से। तो बाकी सारे आंसर जितना बड़ा n करेंगे उतना ही आंसर छोटा होता जाएगा। तो इसलिए बड़े से बड़ा आंसर इसका जो है वो 1 ही आएगा, और ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी? ये वाली बाउंडेड। ये वाली सीक्वेंस जो है इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कह देंगे। अब क्लियर है? तो ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड है क्योंकि हमें इसका बड़े से बड़ा आंसर पता चल गया। सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब इस सीक्वेंस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। ये वाली सीक्वेंस देख लें, n को 1 देंगे 1 का स्क्वायर, n को 2 देंगे 4 आ जाएगा, n को 3 देंगे 9 आ जाएगा, n को 4 देंगे 16 आ जाएगा, n को 100 देंगे 100 का स्क्वायर आ जाएगा, n को 1 लाख देंगे 1 लाख का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब n इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, हम n बहुत लार्ज पुट करेंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं कैपिटल N में से उठा के, क्योंकि सीक्वेंस की डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन बाउंडेड के लिए शर्त ये है कि उसने आंसर क्या देना है? फाइनाइट। हर आंसर फाइनाइट है। चलें ये कह लें अगर सीक्वेंस की हर टर्म का आंसर फाइनाइट है, नोन है, तो तभी पता चलाएंगे बड़ा आंसर कौन सा है। अगर इन्फिनिट आ गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा इन्फिनिट है, इससे पीछे कौन सा आंसर था। तो ऐसी सीक्वेंस, उर्दू में आपको बता रहा हूँ, ऐसी सीक्वेंस जिसका बड़े से बड़ा आंसर आपको पता चल जाए, बड़े से बड़े n के लिए या तमाम n के लिए, फॉर ऑल n का मतलब क्या है? जो मर्जी आप दे दें उठा के, तो आंसर फाइनाइट रहे, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। क्या कहेंगे बेटा? बाउंडेड सीक्वेंस। तो अब इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो अभी हमने लिखी थी। an इज इक्वल टू, इसकी बाउंडेडनेस चेक करने के लिए पूछ सकता है ये बाउंडेड रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसकी बाउंडेडनेस कैसे चेक होगी? x पहले बताएं, हम उसे कहेंगे x पहले बताएं कितना है। अगर तो x इसके बिटवीन है, तो फिर तो इसका बड़े से बड़ा आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। सॉरी, जो भी x, जितना x होगा वही उसका बड़े से बड़ा आंसर होगा। अगली पावर्स x की क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। अगर x
0 से 1 के दरमियान है या 0 से -1 के दरमियान है। तो इसकी पावर जितनी बड़ी करते जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे और बड़े से बड़ा नंबर वो खुद ही आएगा जो पहला आंसर था। लेकिन अगर x, ये इस केस में तो बाउंडेड है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 है या x लेस देन 1 है तो फिर ये अनबाउंडेड होगा, फिर इसका हमें पता नहीं। क्लियर है? ओके, तो बाउंडेड का जो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है जिसकी लिमिट हमें पता चल जाती है वो क्या हुआ करेगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का बिहेवियर क्या होता है कि जब n लार्ज होता जाता है तो सीक्वेंस किसकी तरफ जाती है, अपनी लिमिट की तरफ, कन्वर्जेंट, बशर्ते के कन्वर्जेंट हो। सो एवरी कन्वर्जेंट, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लिख लें कि बाउंडेड सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसके तमाम आंसर ढूंढे जाएं और उनका मॉडुलस किया जाए तो किसी खास नंबर से कम हो, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। कहते हैं n जो मर्जी पुट कर लें सीक्वेंस के दिए हुए फार्मूले में, किसी खास नंबर से उसके आंसर्स का मॉडुलस कम रहे तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। आप देख भी सकते हैं कौन सी थी पिछली दोनों एग्जांपल्स में, कौन सी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। एक तो ये थी, ये इसकी लिमिट 0 आ रही थी और हमने इसको बाउंडेड भी कहा। इसका बड़े से बड़ा आंसर कितना आ रहा था, इसकी लिमिट आ रही थी 0, कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेस टू 0, कन्वर्ज कर गई, लिमिट फाइनाइट आ गई, जो भी आंसर आया। और इसको हमने ये भी देखा कि इसका बड़े से बड़ा आंसर कितना है, फिर इस सीक्वेंस का बड़े से बड़ा आंसर कितना था, 1 था, तो बाउंडेड भी है। आप कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं ढूंढ सकते जो कन्वर्ज कर रही हो और बाउंडेड ना हो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। लेकिन क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्वेश्चन ये पैदा होता है। क्या हर, ये जो 1 है अब इस सीक्वेंस की अपर बाउंड है क्योंकि सीक्वेंस के सारे आंसर इससे कम है। जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था, फंक्शन की अपर बाउंड्स देखी थी, सेट की भी अपर बाउंड्स देखी थी कि अगर फंक्शन के सारे आंसर किसी से कम है तो फंक्शन की अपर बाउंड है। तो फंक्शन के सारे, इस सीक्वेंस के सारे आंसर इससे कम है तो ये इसकी अपर बाउंड होती है। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। उसके बाद हमारे पास है एक और सीक्वेंस, कोई आप बता दें जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो और मैं उसकी आपको बाउंडेडनेस चेक करके बताऊं कि बाउंडेड भी है। सर क्या हर जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो सकती है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है क्या वो भी कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो इसकी एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। an इज